तो सारे एग्जाम अच्छे हुए सबके? हिंदी में भी आप लोगों ने अच्छा किया है, वेरी गुड। ठीक है, अब ऐसे ही आगे, अब जल्दी आप लोग के हाफ ईयरलीज भी होने वाले हैं, सो अपनी तैयारी रखिएगा सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, और हिंदी में आज जो हम लोग अपना नया पाठ जो लेने वाले हैं वो है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, उनके द्वारा रचित है, वो है बाल गोविंद भगत। यस बेटा। हम्म। यस। यस, जो होगा वो आप लोग को पहले ही बता दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को वैसे पता भी होगा क्योंकि सब बच्चे ऑनलाइन सब कुछ है तो पता भी होगा। तो जो होगा उससे पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा, और जो आपका कोर्स है ऑलरेडी वो कट हो चुका है। तो आप सब जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस में जो आप लोग का ऑलरेडी आपका कोर्स हाफ तो कट हो चुका है। ठीक है, तो जैसा होगा वो आप लोग को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज आप लोग का जो चैप्टर है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। सब लोग देख लीजिए, पेज नंबर 68, राम वृक्ष बेनीपुरी। 68, पेज नंबर 68 सब लोग निकाल लीजिए। यस यूसुफ। अभी नहीं, अभी जब हम लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा स्कूल से बेटा तब मैं आप लोग को खुद बता दूंगी। ऑलराइट, सब टीचर्स आप लोग को बता देंगे, सो डोंट वरी। ओके, तो सब लोगों ने अपना चैप्टर निकाल लिया है, पेज नंबर 68, राम वृक्ष बेनीपुरी। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा जो लेखक है जो इसके, उनका जीवन परिचय। सबसे पहले आता है उनका जीवन परिचय, और जीवन परिचय के बारे में आप लोग जानते हैं मुख्य मुख्य जो बातें होती हैं वही ली जाती हैं, वही हम आपसे एग्जाम में पूछेंगे भी और आप उसके बारे में लिखेंगे, लेकिन आप लोगों को जीवन परिचय पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका रामबख्श बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन, एक मिनट, 1899 में हुआ, 1899 में हुआ। ठीक है, बेनीपुरी गांव में, तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। रामवर्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव के सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। अभावों मतलब ज्यादातर आप जो भी उनकी जरूरत की चीजें होती थी जो उनको नहीं मिल पाती थी, तो अभावों में बीता। ठीक है, संघर्षों में बीता। संघर्ष का मतलब आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968, ठीक है, सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे, मतलब बहुत ही अच्छे, और प्रतिभाशाली मतलब उनके अंदर बहुत क्षमता थी लिखने की। ठीक है, तो प्रतिभाशाली वो पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ठीक है, तो इनकी ये मुख्य मुख्य पत्रिकाएं जो थी वो है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन भी व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। बेनीपुरी रचनावली, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, किसमें, बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में ये उपन्यास है उनका। चिता के फूल ये कहानी है। अम्बपाली ये नाटक है। माटी की मूर्ति ये रेखा चित्र है।
पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, आप लोग को उपन्यास का मतलब पता होगा, ठीक है, जो बहुत ही डिटेल में लिखा जाता है। ठीक है, उपन्यास आप लोगों ने देखे भी होंगे लिखे हुए, वो बहुत ही मोटे मोटे और डिटेल में होते हैं। ठीक है, और नाटक आप लोग को पता होगा कि जो हम लोग थिएटर करते हैं, उसमें जो छोटे छोटे प्ले होते हैं, नाटक, उनको नाटक, इन्होंने नाटक लिखा है, वो अम्बपाली है। ठीक, और रेखा चित्र किसी भी चीज को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी एक विषय को लेकर उसके ऊपर लिखना, रेखा चित्र। और उसके बाद है यात्रा वृत्तांत। क्या होता है, अपनी किसी भी, जो आप यात्रा किसी भी आप यात्रा पे जाते हैं, तो उसमें क्या क्या हुआ उसको एक जगह पर लिखना, वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आपके अनुभव जो रहे यात्रा में, ठीक है, आपने क्या क्या किया। जो आजकल आप लोग व्लॉगिंग देखते हैं कि लोग कहीं भी जाते हैं और व्लॉगिंग करते हैं, तो पहले ये व्लॉगिंग तो चलती नहीं थी, तो पहले अपनी जो सोच होती थी, वो जो यात्रा करने वाला था उसको लिखता रहता था। जो लिखने के शौकीन होते थे वो लिखते थे, तो उसी को यात्रा वृत्तांत बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संस्मरण, जो आप अपने सोच, ठीक है, उसको रखते हुए, जो आप लोग के ऊपर जो बीता है, जो आपकी सोच है, उसको लिखते रखते हुए वो आपका संस्मरण कहलाती है। तो यहाँ पर है, उनकी रचनाओं में स्वाधीनता चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए, उनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आता है इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ था मुजफ्फर जिले के बेनीपुरी गांव में 1899 में। ठीक है, और इनका प्रारंभिक जो जीवन था वो संघर्षों भरा था, क्योंकि इनके माता पिता का देहावसान हो गया था। और उसके बाद जो इनकी पढ़ाई थी, उन्होंने 10वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे वो उसमें, और कई बार जेल भी गए थे। और उनका देहावसान, मतलब उनकी जो मृत्यु थी, वो 1968 में हुई थी। ये है आपका रामरस बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। उसके बाद आपका आता है कहानी, जो है ये है बाल गोविंद भगत। आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 70। ठीक है, बाल गोविंद भगत। कौन पढ़ेगा, कौन रीड करेगा? चलो, सबसे पहले अनुष्का ने बोला। अनुष्का, यस, स्टार्ट बेटा। गोरे चिट्टे आदमी थे। कबीर पंथियों। नंदी। बंधी रहती। यस, तो यहाँ पर एक आपके सामने एक व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत किया गया है। वो देखने में कैसा था? मंझोले कद। मंझोला कद क्या होता है? ना तो बहुत ज्यादा लंबा, ना बहुत ज्यादा छोटा। मंझोले कद का
गोरा चिट्टा आदमी। तो ये जो बाल गोविंद भगत थे, दिखने में कैसे थे? ये गोरे चिट्टे, एक समान जो उनका कद था उसके थे। 60 से ऊपर के होंगे, मतलब वो 60 साल को पार कर चुके थे। बाल पक गए थे का मतलब होता है उनके बाल सफेद हो चुके थे। दाढ़ी लंबी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, मतलब लंबी दाढ़ी तो नहीं रखते थे, किंतु उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से ही जगमगाता रहता था। मतलब जगमगाता रहता था, क्या था कि वो दाढ़ी बहुत लंबी नहीं होती थी, लेकिन उनके चेहरे पर दाढ़ी और मूछें इतनी थी कि उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, एक साधु के समान उनको रहना पसंद था, तो वो कपड़े बहुत कम पहनते थे। एक लंगोटी मात्र सिर पर, कबीर पंथियों की सी टोपी पहनते थे। तो उनकी एक सर पर टोपी रहती थी, जैसे कबीर का आपने देखा होगा, कबीर कैसे टोपी पहनते थे, तो उनकी जैसी उनकी टोपी रहती थी। एक नीचे लंगोट बांधे रहते थे। जब जाड़ा आता था तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, तो वो एक ऊपर से एक काली कमली ओढ़ लेते थे, एक काला कपड़ा टाइप का, ठीक है। तो उसको वो ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। तो यहाँ पर बताया है कि उनके मस्तक पर हमेशा लंबा सा एक चंदन का टीका लगा रहता था, जो नाक के एक छोर से खत्म होता हुआ औरतों के टीके की तरह ऊपर तक जाता था, ठीक है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। तो गले में उनके जो होता था, वो एक माला रहती थी, लेकिन वो बेडौल होती थी। एक होता है, आप लोगों ने चंदन की माला देखी होती थी, एक एक जो उसका मन का होता है वो एक समान होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया है कि वो उनकी एक समान नहीं होती थी, जैसे उन्होंने अपने आप ही तुलसी की जड़ों से माला बना ली हो। ऊपर की तस्वीर से यही माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी को तो ये याद भी नहीं, उनके बेटे और पोतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो यहाँ पर जो उनका चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, उसको देखकर आपको लगेगा कि वो एक साधु थे, लेकिन नहीं, वो साधु नहीं थे, वो गृहस्थ जीवन में थे, ठीक है। तो उनके पोतहू को भी देखा था, जो लेखक बता रहे हैं कि हमने तो उनके पोतहू को भी देखा था। तो वो उनका गृहस्थ जीवन था, लेकिन वो साधु नहीं थे, लेकिन उनका जो रहन सहन, उनका जो वेशभूषा थी, वो बिल्कुल साधुओं के समान थी। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु के सब परिभाषाओं से खरे उतरने वाले। मतलब उनका जो गृहस्थ जीवन तो था, लेकिन जो उनका जो जीवन, जिस तरीके से वो जीते थे, उनका काम करने का तरीका, उनको जो भी देखेगा वो एक साधु के समान ही लगते थे। कबीर को साहब मानते थे, मतलब कबीर को वो अपना साहब मानते थे, ठीक है। साहब मानना मतलब अपने से ऊपर, जिसकी आप कहना मानने वाले हो, तो वो कबीर को अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ ना बोलते, ना व्यवहार, ना खराब और खरा व्यवहार रखते। तो उनका क्या था, वो कबीर की जो सोच थी उसी को मानने वाले थे, कबीर को अपना साहब समझते थे और उन्हीं के समान अपने को रखते थे। तो क्या करते थे, कबीर के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे और अपना व्यवहार खरा रखते थे, मतलब लगी चुपड़ी बातें नहीं करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी की खाम खा झगड़ा मोल लेते थे। उनको मक्खनबाजी करना नहीं आता था, तो अगर आप कुछ गलत बात कह रहे हैं तो आपके मुंह पर बोल देंगे कि आपने ये गलत बात की है, आप में ये कमी है। तो वो हर बात को खरा खरा सबको सुना दिया करते थे और किसी से वो झगड़ा मोल नहीं लेते थे, बिना बात के किसी से भी झगड़ा मोल नहीं लेते थे, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। वो किसी की भी चीज अगर उनके सामने रखी भी हो, तो वो उसको छूते भी ना थे और जबरदस्ती ये भी नहीं करते थे कि हम तो उनको जानते हैं, ये चीज हम छू सकते हैं, तो वो ये सब चीजें नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक कर ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता था। कौतूहल का मतलब होता है आश्चर्य, मतलब इंसान सोच में पड़ जाता था कि ये इतना कैसे कर लेते हैं, हर चीज को इतनी बारीकी से ये कैसे कर लेते हैं। वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो लेखक है, उन्होंने बाल गोविंद के बारे में बताया है कि वो इतने ज्यादा अपने विचारों को समझाने वाले थे, मतलब उनके जीवन में उनका व्यक्तित्व ऐसा झलकता था कि लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते थे।
और कभी भी, क्योंकि पहले के ज़माने में तो ये जो वॉशरूम है, टॉयलेट हैं, ये तो होते नहीं थे, तो लोग खेतों में जाते थे। तो यहाँ बता रहे हैं वो कभी किसी के खेत में कभी नहीं गए। उनका क्या था, वो अपने ही खेत में जाते थे और किसी के खेत में कुछ भी गलत काम ना, मतलब कोई भी कूड़ा या किसी तरीके की ऐसी क्रिया नहीं करते थे। और कहने को तो वो गृहस्थ जीवन में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ कबीर को सौंप दिया था। ठीक है, गृहस्थ जीवन में क्या होता है कि हाँ ठीक है, ये मेरा है, ये मेरी बीवी का है, ये मेरे बच्चों का है, ऐसा उनके जीवन में कुछ ना था। उन्होंने अपना सब कुछ कबीर साहब को सौंप दिया था। जो खेत में पैदा होता, सिर पर कबीर पंथी मठ से मतलब, जब दरबार में भेंट रूप में चढ़कर रूप में रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता, उसे खेत लाते और उसी से गुजर चलाते थे। तो उनको बता रहे हैं कि जो वहां पे मठ था, कबीर का जो मठ था, तो वो क्या करते थे, वो अपनी जो खेती जब उनकी खेती हो जाती थी, उसकी कटाई कर लेते थे, तो वो सीधा अपने घर नहीं लेके जाते थे कि उसको पूरा यूज कर लें। वो सबसे पहले उस मठ में लेके जाते थे, वहां पर चढ़ावा चढ़ाते थे, और उसमें से जो उनको प्रसाद रूप में मिलता था, उसी से वो अपने घर का पूरा खर्चा यापन करते थे। ठीक है, तो सब कुछ वो अपने आप ना रखते हुए वो उसको भेंट के रूप में चढ़ा दिया करते थे, और वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता था, उसी से अपने घर को चलाते थे। ठीक है, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था कि उनके मधुर गान जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कभी के वे सीधे सादे पद और उनके कट से निकलकर सजीव हो उठते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कबीर के द्वारा लिखे गए जो पद थे, वो इतने खूबसूरत तरीके से, तो सुंदर तरीके से गाते थे कि उनको सुनते ही बनता था, मतलब अच्छा लगता था जब वो गाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतरा पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान में पानी के भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो बच्चे। शाजिया। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही, ऐसे ही समय में उनके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथेड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत में जीने पर चढ़ाकर कुछ कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है, और कुछ को पृथ्वी और मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। खेलते बच्चे झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। तो यहाँ बताए हैं, एक चित्र आपके सामने और प्रस्तुत किया गया है कि आषाढ़ का समय है और धान को बोया जा रहा है, सारे खेतों में कीचड़ ही कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, और बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सब अपने अपने खेतों में धान को रोप रहे हैं, लगा रहे हैं। और उसी बीच एक गाने की आवाज आती है, जो कबीर के पदों को जो गाने की आवाज आती है, तो बाल गोविंद भगत भी कीचड़ में पूरे लथपथ हैं, और एक एक धान के पौधे को वो रोप रहे हैं अपने खेत में, और साथ साथ वो गाना गा रहे हैं। और वो गाना इतना ज्यादा सुंदर है कि ऐसा लग रहा है कि उनका गाना सीधा स्वर्ग पहुंच रहा है, और जो आसपास के लोगों के कानों में आवाज जा रही है, वो उससे मंत्रमुग्ध है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस गाने को सुनकर और खिलखिला उठते हैं। जो औरतें हैं, उनके हाथ खुद ब खुद चलने लगते हैं अपने धान को रोपने के लिए, और जो किसान हैं, वो अपने पैरों को तालबद्ध तरीके से चलाना शुरू कर देते हैं। तो वो इतना खूबसूरत है कि सारा माहौल जो है वो संगीत में हो जाता है। यस यूसुफ, स्टार्ट करो बेटा पढ़ना। भादों की वह अंधेरी। यूसुफ। अमृतांश। यस यूसुफ, स्टार्ट करो बेटा। भादों की वह अंधेरी। हाँ, वेरी गुड मेरा बच्चा, तुम अभी तक देख ही नहीं रहे थे।
नहीं बेटा, यहाँ तक पढ़ लिया है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, पेज नंबर 71। अब भादों की वह अंधेरी अधरतिया, यहाँ से पढ़ना आपको। तुम सो गए थे यूसुफ? ओके। अच्छा, खो गए थे। स्टार्ट। स्टार्ट। यस। दादुरो मतलब क्या होता है? मेंढक। ठीक है। तो यहाँ पर बताया है दादुरो की टर्टर। यस बेटा। चीहू उठे ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब किसान खेती कर रहे हैं तभी उनका संगीत सबके कान में नहीं जा रहा है। बाल गोविंद भगत कोई समय नहीं देखते थे, जब वो अपने प्रभु की भक्ति में लीन होते थे, तो चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, वो अपना गाना जारी रखते थे। तो यहाँ पर बताया है भादों की अंधेरी अधरात्रि, मतलब यहाँ पर बताया है आधी रात को भी, जब मूसलाधार बारिश खत्म हुई है, थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार बारिश मतलब बहुत तेज बारिश पड़कर खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प ने आपने कुछ नहीं सुना हो, मतलब इतना कुछ हो रहा था, बादलों आवाज कर रहे थे, बिजली आवाज कर रही थी, और जो मेंढक है वो टर्टर कर रहे थे, लेकिन इसी कोलाहल के बीच में जो बाल गोविंद भगत जी हैं, वो अपने गाने में लीन हैं, और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की नींद खराब होती है, हो नहीं होती ना हो, वो अपने प्रभु की भक्ति में लीन है। तो वो यहाँ पर गाना गा रहे हैं और बता रहे हैं कि वह अकेली है, चमक उठती है, चिहक उठती है, उसे भरे बादलों वाले भादों की रात में उनका यह गाना सबको कौंध जाता है, मतलब सब अचानक ही जो लोग उनके कानों में उनका गाना जाता है तो वो अचानक चौंक भी जाते हैं, इतनी रात को कौन गा रहा है, क्योंकि आधी रात को वो गा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा उनका गाना सुंदर है, इतना ज्यादा कानों को मोहने वाला है कि वो सबको परेशान न करते हुए भी अपना जो संगीत जो है उनके कानों में मिश्री सी घोल देते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। अब उन दिनों पर सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर नदी में स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। तो वो क्या थे, वो जब फागुन फागुन आप लोग को पता होगा, होली का महीना, ठीक है, तो जब फागुन का महीना जैसे ही लगता था तो उनके जो फागुन के गाने होते थे वो स्टार्ट हो जाते थे, ठीक है, और वो उनका जो दिनचर्या थी वो इस तरीके की थी, ना जाने वो सुबह किस वक्त उठकर 2 मील दूर जाकर नदी में स्नान करने पहुंच जाते थे, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। तो उनका क्या था कि वो नहा लेते थे, सुबह ही सुबह जाकर, तड़के तड़के जाकर, 2 मील दूर जाकर नदी में नहा लेते थे, और वहां पर ही पास में एक टीला टाइप का था जिसपे वो बैठ के खंजरी बजाकर अपने गाने गाना शुरू कर देते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया था। अभी
आसमान के तारों में दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब की लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा की ओर बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। तो यहाँ पर बताया है कि ठंडी के बहुत दिन थे, ठीक है, और जो लेखक थे वो बहुत देर तक सोते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो जल्दी उठ गए और उन्होंने देखा कि अभी तारे जो हैं टिमटिमा रहे हैं, अभी वो गए नहीं हैं, और जो सूरज की लालिमा है वो दिखना शुरू हो गई है। हल्की हल्की सूरज की लालिमा दिखना शुरू हो गई है, और बाल गोविंद जी क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते समय मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर के नीचे खिसक सरक जाती। मैं जाड़े से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि इतनी ठंडी हो रही थी और अभी तारे गए नहीं थे और सूरज की लालिमा थी, फिर भी जो हमारे बाल गोविंद भगत जी हैं वो अपनी खंजरी लिए बैठे थे और काली कमली उन्होंने ओढ़ रखी थी, और वो पूरी तल्लीनता के साथ अपने प्रभु की भक्ति में लीन थे। ठीक है, वो गाने गा रहे थे, और क्या था, उनकी कभी कभी इतनी ठंड में भी उनकी जो काली कमली थी वो सर से खिसक जाती थी, लेकिन उनको इससे कोई फर्क ना पड़ता था। हम तो कप कपा रहे थे इस सर्दी में, कप कपा रहे थे, लेकिन जो बाल गोविंद जी थे उनके कहीं कहीं मस्तक पे अभी भी श्रम बिंदु मतलब पसीने की बूंदे दिखाई दे रही थी। मतलब वो इतने ज्यादा तल्लीन हो गए थे, इतने मस्त हो गए थे कि ऐसा लगता था कि वो अभी खड़े होके डांस करने लगेंगे, अपने ही गानों पर झूमने लगेंगे, और उनके चेहरे पर पसीने की बूंदे साफ दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, अब कौन पढ़ेगा, अमृतांश? गर्मियों में उनकी, यस स्टार्ट बेटा। गर्मियों में उनकी संझा, पेज नंबर 72। गर्मियों में उनकी, हाँ, गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को भी शीतल करती। तुम भी सो रहे थे अमृतांश? अच्छा, ओके, यस अमृतांश पढ़ो बेटा। आवाज आ रही है? हेलो, यस अमृतांश स्टार्ट करो बेटा। ओके, किसको पता है? प्रशंसा, आप पढ़ोगे बेटा? ओके, स्टार्ट करो बेटा। हम्म। हाँ, तो यहाँ पर बताया क्या है कि गर्मियों का एक आपके सामने चित्र प्रस्तुत किया है कि क्या होता था कि सारे जितने उनके कला प्रेमी थे, उनके गाने के जो प्रेमी थे, सब एक जगह जुट जाते थे अपनी खंजरियां और करताल लेकर,
और सब आसपास बैठ जाते थे और उसमें बाल गोविंद भगत अपना जब सुर लगाते थे तो जैसे उन्होंने गाने का एक लाइन गाए और उसको सब लोग एक के बाद दोहराते और तिहराते थे, मतलब इसको दोहराते भी थे और 3 बार भी उसको गाने लगते थे और वो स्वर मतलब इतना मिला देते थे, खजड़ी की आवाज और सबके गाने, इतना अच्छा माहौल बन जाता था कि वहां पर सब लोग जैसे बाल गोविंद भगत खुद नाचना शुरू करते थे, वो सभी लोग उठ के उस समय को जीने लगते थे, उस समय में एंजॉय करने लगते थे, सबको बहुत अच्छा लगता था। और वो पूरा उस आंगन में एक अच्छा सा माहौल, जो संगीतमय माहौल बन जाता था और सब नृत्य करने लगते थे, अपने गाने गा गा कर नृत्य करने लगते थे। इसको आप लोग यहीं पे निशान लगा लीजिए। कल हम लोग यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बाल गोविंद भगत की संगीत साधना से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया सबको? ओके, तो इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे और इसको जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, बाय बाय क्लास, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय बेटा, वेलकम बच्चे।